वसीयत को खारिज करने का क्या तरीका है या फिर वसीयत को किस तरीके से नष्ट किया जा सकता है। वैसे देखिए, वसीयत को कैसे लिखना है इसके लिए भारत में कोई फॉर्मेट नहीं है, कानून में कुछ भी बताया नहीं गया है। तो इसका मतलब यही होता है, अगर कोरे कागज पर भी आप लिख करके दे देते हो कि इसको मैं इतनी, इस तरीके से संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तब भी उसको वसीयत माना जा सकता है। या फिर आपस में कुछ लिख लेंगे, फिर माता पिता को जबरदस्ती थंब इम्प्रेशन उसमें ले लेंगे, तो ये मतलब होता है, दैट्स द ग्राउंड रियलिटी। इसको ही काम में लगा करके कुछ स्वार्थी बच्चे हैं, वो लोग अपने माता पिता को प्रेशराइज करके संपत्ति अपने नाम पर करा लेते हैं। अभी यहाँ पर वसीयत बनाया क्यों जाता है? बच्चे आपस में संपत्ति को लेकर के लड़ न मरे, इसीलिए वसीयत लिखा जाता है। तो यहीं पर इस वीडियो में बात करूंगी, अगर वसीयत बनाए हो, बाद में चल करके ऐसा लग रहा है कि अरे गलती हो गई है, वसीयत को खारिज करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, तो किस तरीके से करें। अगर वसीयत को रजिस्टर्ड भी कर लिया जाता है तो भी उसको खारिज करवाया जा सकता है। अगर कोई सस्पिशन या फिर संदेह अराइज किया जाता है तो, और कोर्ट भी सेटिस्फाई होते हैं तो। यहाँ पर मैं एक सुप्रीम कोर्ट केस का सहारा लूंगी, इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। केस का नाम है बद्रीलाल वर्सेस सुरेश एंड अदर्स। ये केस में सुप्रीम कोर्ट वसीयत को किस तरीके से खारिज किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स एनालाइज किए हैं। सबसे पहले, आप वसीयत लिखे हो, एब्सोल्युटली वसीयत बनाने का काम कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट बन चुका है। अभी बाद में चल करके आप कोई एक और अग्रीमेंट बना रहे हो, जिसको कहा जाएगा सब्सिक्वेंट अग्रीमेंट। क्या ये सब्सिक्वेंट अग्रीमेंट जो वसीयत आप ऑलरेडी लिख चुके हो उसको खारिज कर सकता है? क्या उस चीज का इतना भी पावर है? यही सवाल था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। आइए चलिए देख लेते हैं कानून क्या कहता है, वसीयत को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। धारा 70 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, इसमें क्लियर शब्द में मेंशन किया गया है वसीयत को किस तरीके से निरस्तीकरण, रिवोक किया जा सकता है या फिर कैंसिल किया जा सकता है। वैसे देखिए, ये केस में मंगीलाल जी एक वसीयत बनाए थे, जहां पर मंगीलाल जी के बेटी राम कन्या और उनके भाई के लड़के सुरेश, प्रकाश एंड दिलीप को संपत्ति में कुछ हिस्सा देके गए थे। तो ये 4 लोग हो गया वसीयत के बेनिफिशियरी। तो जिन 4 लोगों को प्रॉपर्टी मिल रहा है उनको कहा जाता है वसीयत के बेनिफिशियरी। अभी यहाँ पर फादर साहब के ये वसीयत बनाने के बाद राम कन्या और सुरेश मिल करके एक आपस में अग्रीमेंट करते हैं कि चलो ये संपत्ति हम लोग आपस में बांट लेते हैं, इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। और बाद में चल करके राम कन्या ये संपत्ति को आगे चल करके बद्रीलाल को बेच देती है। बेनिफिशियरी कितने हो गए? 4 बेनिफिशियरी, ठीक है ना। राम कन्या एक सेल डीड एग्जीक्यूट करके बद्रीलाल को सब बेच देती है। अभी बद्रीलाल आगे चल करके संपत्ति में कब्जा लेने के लिए जाता है, देखता है कि राम कन्या का तो इतना हिस्सा है ही नहीं, राम कन्या का एक्चुअल हिस्सा वो तो बहुत कम है, मुझे जितना बेचा गया है वो तो है ही नहीं उनके पास प्रॉपर्टी। सुरेश आकर के ऑब्जेक्शन करता है, तो बद्रीलाल चला जाता है कोर्ट के पास। बद्रीलाल ये कहता है, देखिए साहब, मेरे पास ये सेल डीड बना हुआ है, मैं इतना पोर्शन मैं राम कन्या से खरीदी हूँ। सुरेश कहता है, एक व्हील बनाया गया था, उसके हिसाब से राम कन्या का इतना हिस्सा बनता है, जो हिस्सा राम कन्या बेचा है उतनी तो उनके पास है भी नहीं, तो बेच कैसे हो सकती है, ठीक है ना। देखिए, इस तरीके से ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर मैटर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट बोले, व्हील बना करके राम कन्या को जितनी पोर्शन दिया गया है उतनी ही वो बेच सकती है। व्हील बनाने के बाद अगर कोई और एग्रीमेंट आप बाद में बनाते हो तो उसका मान्यता नहीं रहेगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। वसीयत में जो हिस्सा बेनिफिशियरीज को दिया गया है वही ओरिजिनल मान लिया जाएगा। बाद में चल करके एक अग्रीमेंट बना करके 2 लाइन लिख देने से कि ये वसीयत अब निरस्त हो गया है, कोई काम का नहीं है, इस तरीके से कोई भी वसीयत को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहीं पर भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 70 को डिस्कस किए, जहां पर क्लियर शब्द में कहा गया है कि किस तरीके से वसीयत को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सबसे पहला, अगर कोई कोडिसिल बनाया जाता है तो, या फिर कोई भी सेकेंड व्हील बनाया जाता है तो। सो कोडिसिल मतलब व्हील बनने के बाद अगर कुछ एडिशन करने के लिए कुछ अब लिखते हो तो उसको कोडिसिल कहा जाता है। या फिर यहाँ पर आप कोई और व्हील बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली पहला वाला जो व्हील है ना वो खारिज हो जाएगा, बाद में जो आप बनाए हो वही लागू हो जाएगा। नंबर 2, बाय बर्निंग
टीयरिंग और अदरवाइज डिस्ट्रॉइंग द सेम, मतलब जला के, फाड़ के या फिर उसको कोई और अलग तरीके से नष्ट किया जा सकता है। सो ये धारा 70 में कहा गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट पर हाँ, एक शर्त आपको माननी पड़ेगी, जो वसीयत करता है उनके मौजूदगी पर यह काम किया जा रहा है या फिर ऐसा कोई डायरेक्शन उनसे आ रहा है कि मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग इस वसीयत को एकदम नष्ट कर दो, इसका कोई मान्यता ताकि नहीं रहे। तो ऐसा उद्देश्य का पता चल रहा है जो टेस्टेटर है, वसीयत करता है, उनके काम से, उनके डायरेक्शन पर या फिर उनके मौजूदगी पर ये काम कोई इंसान कर रहा है, तब इसका मान्यता कुछ अलग लेवल का हो जाता है। तब माना जाएगा कि वसीयत एब्सोल्युटली इनवैलिड हो गया है, या फिर आप कोर्ट में जाकर के वसीयत को चैलेंज भी कर सकते हो। कोई धोखाधड़ी हुआ है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्शन, प्रेशराइज करके बनाया गया है, अगर इसको आप प्रूव कर सकते हो कोर्ट के सामने मजबूत एविडेंस डाल करके, तब वसीयत को एब्सोल्युटली कोर्ट सेटिस्फाई हो करके, संतुष्ट हो करके खारिज कर सकते हैं। सो दैट्स द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो इस केस में मंगीलाल जी के द्वारा ना इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, ना ही इसको जला दिया गया था, या फिर ना ही इसको फाड़ दिया गया था। सो मंगीलाल जी जो वसीयत बनाए थे वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी उसका अस्तित्व है। तो किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वसीयत खारिज हो गया है? तो सब्सिक्वेंट अग्रीमेंट का कोई वैलिडिटी नहीं है, उसका कोई भी महत्व नहीं है। तो ये सारा का सारा चीज भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम धारा 70 पर लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट इसको डिटेल में बताए इस जजमेंट पर, तो इस तरीके से वसीयत को खारिज किया जा सकता है। आगे चल करके वसीयत हो जाने के बाद आप कोई और एग्रीमेंट आपस में बना ले रहे हो, इसका कोई भी महत्व नहीं है। तो यहीं पर निष्कर्ष, नंबर 1, वसीयत को अगर डिस्ट्रॉय करना है धारा 70 का पालना करना ही पड़ेगा। नंबर 2, वसीयत को आप कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हो अगर कोई फ्रॉड, धोखाधड़ी या फिर जालियाती किया गया है तो। और यहीं पर जस्ट सजेशन, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे वसीयत बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं यही कहती हूँ कि वसीयत नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली संपत्ति उत्तराधिकार नियम के हिसाब से तो बच्चों के पास ही जाना है। लीगल एयर्स जो होते हैं, कानूनी वारिस, उनके पास ही जाना है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो क्यों वसीयत बनाना? वसीयत बनाने के बाद अगर संपत्ति हैंडओवर हो जाता है तो उसको सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति में गिना जाता है, यानी कि स्व अर्जित भूमि। यह भी तो हो सकता है वसीयत लिख देने के बाद आपको संपत्ति से निकाल दिया जाए, आपका कोई ख्याल नहीं रखा जाए, तो हो सकता है। अलग अलग इस तरीके का पॉसिबिलिटी तो हो ही सकता है। तो नेचुरल प्रोसेस में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने दीजिए लीगल एयर्स के पास। जस्ट अ सजेशन, अगर आप बनाना चाहते हो तो यू कैन गो हेड और ये वीडियो का सहारा ले सकते हो। अगर कोई डिफिकल्टी ना चाहते हो कि आगे चल करके डिस्प्यूट ना आए, तो इस वीडियो का सहारा आप ले सकते हो वसीयत बनाने के लिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।